नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट में और मैं हूं नीरज। और आज हम लोग बातचीत करेंगे दो तीन इश्यूज़ पे। एक इशू होगा एफसीआई का। एफसीआई देश की जो है सरकारी संस्था है जो अनाज को जो है स्टोर करती है, बाइंग करती है। तो उसकी अलग तरीके की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जैसे उनको बहुत बड़े स्टोरेज बनाने हैं, बहुत बड़े वेयर हाउस बनाने हैं, कर्ज लेते हैं मार्केट से। लेकिन इस बार थोड़ा उनको सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, इसलिए शायद कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि फूड सब्सिडी का एक बड़ा चंक कर्ज में जाता था, तो चूँकि एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की संस्था है तो उससे उसको दिक्कत होती थी। तो इसकी एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है जिस पर आज डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टोरी चीनी की है। चीनी से लेके भी दो तीन खबरें आज चल रही हैं। एक तो ये है कि चीनी यानी गन्ना उत्पादन में बहुत पानी लगता है, तो उस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या एथनॉल के लिए डाइवर्जन होगा, एक्सपोर्ट को खोलने की ज़्यादा इजाज़त मिलेगी। तीसरा एक खबर और आप चल रही है इसमें कि कई सारी चीज़ों में कहा जा रहा है कि क्या चीनी में प्लास्टिक है, क्या माइक्रोबाइल्स, बहुत हल्की सी पानी में हो सकती है, नमक में हो सकती है। ऐसी एक रिपोर्ट की खबर छपी, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि क्या इस समय है दिक्कत साथ में। और इसके साथ ही हम लोग बातचीत करेंगे बेसिक जो हमारी कमोडिटीज़ हैं उन पर। तो बात किससे होगी? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एम जे खान हमारे साथ होंगे, साथ ही ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड कमोडिटी अनुज गुप्ता हमारे साथ होंगे। आप सब लोगों से हम बातचीत करेंगे अलग अलग विषयों पे। अनुज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो थोड़ा गोल्ड और क्रूड पे मुझे आपकी राय चाहिए। क्रूड में क्या होता है कि एक दो दिन चलता है फिर रुक जाता है, देखता है कि खाड़ी में तनाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा। गोल्ड में भी ऐसा ही होता है कि जब इन्फ्लेशन डेटा बहुत पॉजिटिव आता है तो बढ़ने लगता है कि उसको लगता है रेट कट हो गया, लेकिन फिर रुक जाता है। लेकिन ट्रेडर के लिए आपकी राय क्या होगी क्रूड और गोल्ड पे? नहीं जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो कमोडिटी मार्केट है इस टाइम पूरा डेटा के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो वो पूरा फेड की स्टेटमेंट के ऊपर, सीपीआई के नंबर के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के डेटा के ऊपर, तो सब डेटा के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। वैसे ही क्रूड अगर आप देखेंगे तो टोटली फंडामेंटली फोकस्ड है। जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर मूवमेंट इसमें आ रहा है। कहीं ना कहीं आज इन्वेंट्री भी इसकी आनी है, एक्सपेक्टेशन की इन्वेंट्री ड्रॉडाउन होकर आ सकती है, तो उसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा बाउंस इसमें आते हुए देखा। हमने देखा था लास्ट वीक $72-73 तक आया था, और अब देखें तो अब अगेन WTI 78 और ब्रेंट 80 के ऊपर ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल जो मार्केट है वो डेटा ड्रिवन हो गया है और डेटा के ऊपर पूरा रिएक्ट कर रहा है, जिसके साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलिडिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि अभी जब तक मार्केट डेटा के ऊपर ड्रिवन अभी चल रहा है, जब तक क्लैरिटी कोई फेड की तरफ से नहीं आती इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो ऐसी वॉलिडिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग के टाइम पे जो वॉलिडिटी होती है, ऐसे में ऑप्शन ट्रेडर्स या जो फ्यूचर्स ट्रेडर होते हैं वो उसमें काफी अच्छा ट्रेड करते हैं। तो अगर हम बात करें आज इंट्राडे की, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव साइड में हो सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पर करीबन 6575 के आसपास एमसीएक्स में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 6497 का लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में 6680 तक देखने को मिल सकता है। मीन्स हमें लगता है कि अगेन ब्रांड के भाव $83-84 तक और WTI $80 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड क्रूड में देखने को मिल सकता है। और गोल्ड में भी देखिए, गोल्ड मुझे लगता है कि क्योंकि आज यूएस के नंबर आने हैं सीपीआई के, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है वो अब 103 के नीचे आ गया है, जो कि काफी एक अहम रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि अभी गोल्ड में आपको कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो करीबन $2456 के आसपास चल रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। अगर हम एमसीए से बात करें तो 70,000 के ऊपर अभी भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि नीचे में करीबन 69,900 और 70,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और 71,000 एक रेजिस्टेंस रहेगा। 70 से लेकर 71 के बीच की रेंज मुझे लगता है कि गोल्ड में देखने को मिल सकती है। सीपीआई के नंबर आने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल हमें लगता है कि आज इंट्राडे में एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। बट हाँ, अगर किसी को खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है कि आज सिल्वर के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है खरीदारी के तौर पे, क्योंकि हमने सभी मेटल्स में एक रिकवरी आते हुए देखी है। तो सिल्वर अगर ट्रेड लेना है तो बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। 80,580 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट हमें लग रहा है कि 81,930 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है बुलियंस में, तो आज सिल्वर मुझे लगता है कि एक अच्छी बाय बेट हो सकता है, जिसमें खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, सिल्वर एक अच्छा हो सकता है खरीदारी के लिए। सोने में चूंकि बीच में है, 70,578 पे है और
71 पे रेजिस्टेंस है और 70 पे सपोर्ट है, तो बीच में खड़ा, तो इससे बेटर ट्रेड सिल्वर पे है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। अनुज जी आप रुकिएगा, अब चलते हैं जरा प्रफुल्ल सर के पास। प्रफुल्ल बिटलानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिस पे गन्ने पे, चीनी पे, सब चीज़ों पे बात करेंगे। और प्रफुल्ल जी का आज जन्मदिन है। प्रफुल्ल सर बहुत बहुत बधाई हो आपको जन्मदिन के इस खास मौके पर, और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो प्रफुल्ल सर, गन्ने से, चीनी से रिलेटेड 2-3 खबरें हैं, हाँ और उस पर आपसे समझना चाहते हैं। एक तो ये बताइए कि चीनी का स्टॉक बढ़ गया है, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि अब एक्सपोर्ट थोड़ा और ज़्यादा हो पाएगा? देखिए, चीनी का स्टॉक थोड़ा ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे कि हमें हिंदुस्तान में नई सीजन में जब जाते हैं अक्टूबर 2024 में, 24-25 के लिए जो शुगर ईयर है, अक्टूबर से सितंबर, उस समय हमें 60 लाख टन चीनी चाहिए। इसमें दो तीन व्यूज है। ज्यादा व्यू ये है कि 75 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, और कुछ लोगों का स्टॉक ऐसा 88-90 का भी है। पर ये मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये 75-77 के ऊपर स्टॉक नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। एक, मैं गवर्नमेंट की जगह पे रहता तो ये देखता कि मैं 10 से 15 लाख टन का एक्सपोर्ट का परमिशन दे दूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि प्रधानमंत्री की जो इच्छा है 20% 24-25 में अचीव करने की, तो ये स्टॉक को मैं रख के शुरुआत से ही शुगर केन जूस को इथेनॉल बनाने की परमिशन दे दूं। तो ये परमिशन देने की जो बात है वो ऑप्शन लिया गया है, इसलिए शायद निर्यात की परमिशन दी नहीं गई है। हमारे पास डोमेस्टिक के लिए 60 लाख टन से ऊपर की जरूरत नहीं रहती। ओके। अच्छा विटलानी सर, ये तो इंटरेस्टिंग बात। एक बात और कल खबर निकल के आई कि अब ऐसी चर्चा चल रही है कि डीजल में भी ब्लेंडिंग की जानी चाहिए, ऐसी खबर निकल के आई। हालांकि अभी पेट्रोल में भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो हाँ, करें, मतलब वो टारगेट तो सरकार जो करेगी, चीनी कंपनियों को, एथनॉल कंपनियों को फ़ायदा होगा इससे, और प्राइसिंग भी इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये कोई भी देश को अगर वो डेवलपिंग कंट्री है और उसको डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उनको इंपोर्ट बिल के ऊपर काफी कटौती लानी पड़ेगी। वो कटौती तभी हो सकती है जब सेल्फ रिलायंस हो जाए कंट्री। तो ये ड्रीम जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आप उसमें पेट्रोल में मिक्स कीजिए। अगर पेट्रोल में पूरा हो जाता है तो उसके बाद डीजल के लिए आप तैयार हो जाओ। तो ये काफी अच्छी चीजें है कि आज ऐसा नहीं है कि पहले तो शुरुआत ड्रीम था कि ये सिर्फ शुगर केन जूस से ही बनेगा, इसके बाद ये मेज से बनने लगा, इसके बाद ये राइस और पेडी ग्रेन से बनने लगा। तो इथेनॉल जितना भी हम यूज करेंगे, चाहे वो पेट्रोल में करे या डीजल में करे, उतना क्रूड का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, एंड दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी टू बिकम द डेवलप कंट्री। ओके। क्या इससे प्राइसिंग का ऐलान होने वाली संभावना है? अब कब तक होगा नया प्राइस ऐलान? हाँ, देखिए कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सिर्फ सी मोला से कुछ एक महीने के बाद तुरंत बंद कर दिया था कि इथेनॉल बनाना केन जूस से नहीं बनाने का है। तो भी वो प्राइस जो थे बड़े नहीं थे, तो अभी काफी जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि 8 से 10% की प्राइस बढ़ेगी इथेनॉल की, जो ओएमसी शुगर इंडस्ट्री के पास से प्रोक्यूर करती है। अभी जो प्राइस है 66 रुपीज के आसपास, तो उसको करीबन मेरे ख्याल से 70 रुपीज तक भी लेके जा सकते हैं। ओके, ओएमसीज लेंगे। अच्छा बटलानी जी, एक चीज़ से तो आप सहमत होंगे सर, इथेनॉल तो मिला रहे हैं खूब, लेकिन अपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम हो रहे हैं। हाँ, ये पेट्रोल के दाम गिरने का जो है, दैट इज लिंक पॉलिसी विद द क्रूड प्राइस ऑफ नाइमेक्स, और जो अपना नहीं ये। वो तो ठीक है सर, आप सोचो सस्ता इथेनॉल लिया, मान लो 10% मिला लिया, तो 10% फ्यूल की कॉस्ट तो डिफरेंट हो गई ना। 10% की कॉस्ट जरूर रहेगी, पर एक इंपोर्ट बिल तो पहले बन जाए आस्ते आस्ते। हाँ बिटलानी सर इंडस्ट्री की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है नहीं नहीं, मैं भाई। इंडस्ट्री की तरफ नहीं हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं इंडस्ट्री जो लीटर पे दे रही है, उसके हाँ प्रीमियम पे गवर्नमेंट बेच रही है। वो प्रॉफिट हाँ, ये तो गवर्नमेंट सही को, है। वो गवर्नमेंट को जा रही है, मेरी इंडस्ट्री को नहीं आ रही है सर। नहीं आप हमारे साथ खड़े हुए बोले हाँ ये बात तो सही है, थोड़ी सी सर दाम कम में करनी चाहिए सर अगर में इतनी 66 से ब्लेंडिंग कर रहे हैं 70, तो। सर 66 से 70 का अच्छा बोलूं। जी, 66 बिटलानी सर से। एक सवाल और समझाइए। हाँ, एक खबर ये भी आई कि गन्ने की खेती में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कहते हैं लोग, बहुत लग रहा है।
तो मेरे दो सवाल, एक तो ये क्या है पूरा कहानी बता दीजिए संक्षेप में, और दूसरा गन्ने की यील्ड बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, मैं भी 26 जुलाई तक यही सोच रहा था कि शुगर केन के लिए पानी का जो है वो जरूरत बहुत ज्यादा लगती है। पर 27 जुलाई को, यानी 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई को हमारी आइस्ता शुगर कॉन्क्लेव इंटरनेशनल हुई थी, जिसमें एमओएस मिनिस्टर नीमूबेन आए थे, फूड सेक्रेटरी आए थे, काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोग आए थे और इंटरनेशनल काफी एक सक्सेस हुई थी, जिसमें स्पीच में 27 तारीख को सेक्रेटरी जी ने ही बताया था, फूड सेक्रेटरी ने, जिनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है अभी फिलहाल। तो उन्होंने बोला कि हमारी स्टडी, प्रिलिमिनरी स्टडी, ये पाया गया है कि शुगर केन जूस से अगर कोई, हमें समझो बेस 100 लीटर वाटर चाहिए, अगर वो मेज से बनता है तो हमें 148 लीटर चाहिए, और अगर राइस पेडी या ग्रेन से चाहिए तो 260 लीटर पानी चाहिए। हमें ये रिसर्च, काफी लोग जो है वो आके कहते थे कि शुगर केन ही ज्यादा पानी ले रहा है, शुगर केन ज्यादा, बोलते ये कोई स्टडी नहीं, इसने बोला, मैंने बोला, उसने कहा, वो मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई स्टडी नहीं हुई थी। अब स्टडी का रिजल्ट ये आया है कि कम से कम पानी शुगर केन में यूज होता है। ये नई सोच आई है जो आज मेरे ख्याल से बिजनेस लाइन ने भी कवर की है। पर ये चीज 27 जुलाई को हमारे फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा जी ने स्पीच में ये पूरी क्लियर कर दी थी, पूरे वर्ल्ड को बता दी थी कि शुगर केन में सबसे लोवेस्ट पानी का यूज होता है। जहां तक रिकवरी आपने बताया जो शुगर केन से शुगर की, तो वो रिकवरी की यील्ड का जो रहता है वो काफी चीज सॉइल पे रहती है, सॉइल पे से बनते गन्ने की क्वालिटी पे रहती है। उनपे भी संजीव चोपड़ा जी ने बोला कि हमारा काम चालू है कि सब जगह यूनिफॉर्म यील्ड रिकवरी बननी चाहिए। पर मुझे पर्सनली, जो मेरा एक 40 से 45 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च की है, वो दैट्स डिपेंड्स ऑन द मॉनसून, that depends on the soil, that depends on the cane of quality which is being produced. So ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रहेगी। पर महाराष्ट्र में, साउथ महाराष्ट्र कभी कभी 12 से 13 की भी रिकवरी लेती है, जो सबसे बेस्ट इंडिया में है रिकवरी। एवरेज तो मेरे ख्याल में 8-9% की होती है ना सर? हाँ जी, सॉरी, एवरेज रिकवरी तो 8-9% की होती होगी? नहीं, एवरेज 10.23 इंडिया की आती है। ओके, 10.2। तो इसको मतलब 11-12 तक तो कम से कम एवरेज किया जा सकता है। हाँ, जितनी रिसर्च की जाए उतना अच्छा है। ये 2022 में हमने जो नई शुगर केन की एक ढूंढ गई थी, शुगर केन जो यूपी में अभी हो रही है, तो उनके जो इनोवेशन पर्सन थे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हमने दिया था। सॉरी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम भी कोशिश करते हैं कि आहिस्ता की ओर से कोई भी इनोवेटिव स्टेप्स लेते हैं तो वी गिव देम ए गुड रिस्पॉन्स टू दिस थिंग्स। ओके, तो 2-3 बातें साफ हो गई कि गन्ने में पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, ये एक गलत धारणा थी, गलत भावना है। और उत्पादन बढ़ेगा इस बार, तो एथनॉल की कीमत भी बढ़ सकती है। बटलानी सर को लगता है कि इस बार 8 से 10% कीमतें एथनॉल की बढ़ सकती हैं। 66 अभी चल रहा है, 70 तक जा सकता है, और एक्सपोर्ट पे भी थोड़ी रियायत मिल सकती है। तो ये 3 चीज़ें गन्ना चीनी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया बटलानी सर, और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। तो अनुज जी के पास एक बार वापस चलते हैं। अनुज जी, एग्री में कोई टॉप ट्रेड बताइए सर इस समय। देखिए, एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो सभी में हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मानसून की वजह से काफी इम्पैक्ट रहा है। अगर आप मसालों को देखें या अदर एग्रीकल्चर कमोडिटी को देखें तो वहाँ पे कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिली। मानसून का इम्पैक्ट काफी रहा है, सोइंग एक्टिविटी काफी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमने मसालों में गिरावट आते हुए देखी। और इवन अगर हम ग्वारगम को देखें तो वहाँ भी नरमी का ही ट्रेड रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर फिलहाल अभी कोई सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि भाव अभी सीमित दायरे में रहेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि जो क्रॉप डैमेज है वो भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। बट हाँ, निचले स्तरों पर आपको, क्योंकि क्रॉप डैमेज की खबर सामने है तो उसका इंपैक्ट रहेगा, तो निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी टॉप ट्रेड नहीं है, बट हाँ ये जरूर लग रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर एक आने वाले दिनों में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर एमजे खान से एफसीआई के बारे में। कई सारी चीज़ें जानना है, उस पर चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद।
से आपका कमोडिटी राउंडअप में, और अब हम बातचीत करेंगे डॉक्टर एमजे खान से जो आईसीएफए के चेयरमैन है। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एफसीआई से जुड़ी कई सारी खबरें हैं, मुझे थोड़ा समझना आपसे। एक तो ये लग रहा है कि सरकार इस बार काफ़ी मोटी रकम इस बार दे रही है, हमेशा देती, ये भी बताइएगा, तो उसको बहुत लोन नहीं लेना पड़ेगा। 64,000 करोड़ की खबर है कि सरकार देगी और ये पार्ट ऑफ सब्सिडी होगा। तो मुझे ये बताइए कि एफसीआई को इतनी पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती, पहला, और दूसरा क्या है, पहली बार दे रहे हैं? देखिए, सब्सिडी तो सरकार देती ही है, लेकिन टाइम से रिलीज कर दे वो एक क्वेश्चन है, या वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट कई बार जब डिले होता है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, क्योंकि मार्केट से जो रेज करना पड़ेगा उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा रेज करते हैं तो उसको भी बॉन्ड्स को ऑनर करना पड़ेगा। अभी भी शायद 40,000 करोड़ के बॉन्ड्स जो है वो एफसीआई को ऑनर करना है 5 से 5 साल के बाद में। तो ये सरकार का डिसीजन एक तरीके से हेल्पफुल रहेगा एफसीआई की कैश लिक्विडिटी को ओवरकम करने के लिए। हालांकि एफसीआई की पोजीशन अभी पैसे के मामले में उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी एडवांस में रिलीज करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो एफसीआई को ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मदद करेगी और हायर कॉस्ट पे या इंटरेस्ट के अगेंस्ट में पैसा रेज करने पे जो बर्डन आता था उससे बचाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इससे ज्यादा ये है कि एफसीआई पर इतना बर्डन आ क्यों रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, और स्टोरेज कर रहे हैं क्या इतना एक्चुअली रिक्वायर्ड है, या हम लोग एक्सेस जो है वो स्टॉक रख रहे हैं फॉर व्हाटएवर कंसीडरेशंस। तीसरा ये है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी एफसीआई की कैसे हो, सो दैट कि जो कॉस्ट बर्डन आ रहा है एफसीआई पे वो थोड़ा रिड्यूस हो सके। तो स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस इनमें ज्यादा है। खान सर, मुझे ये बताइए कितना अनाज बफर में रखने की ज़रूरत है और इस समय कितना रखा हुआ है? मुझे लगता है 16-17 मिलियन टन बहुत है जो स्ट्रैटेजिक बफर रिक्वायरमेंट है, और इस टाइम पे कोई 45 मिलियन टन के आसपास है, आई थिंक 44 मिलियन टन। तो इतना का सड़ाने के लिए रखा है क्या 3 गुना? अब ये किसी की भी समझ से बाहर है कि भाई एक्सपोर्ट आप बैन कर रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करने में वक्त लगता है, और एक बार बैन हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस दिख जाता है। तो जब एक्सपोर्ट मार्केट अवेलेबल थी राइस के लिए, तो क्या जरूरत है कि आप जो है इतना 3 गुना स्टॉक रखे पड़े हैं? एक बात। दूसरी, इलेक्शन के टाइम पर भी प्राइस स्टेबल हो उसके लिए दूसरा मैकेनिज्म था, उसके लिए एक्सपोर्ट रोकने की जरूरत नहीं था। उसके लिए आप ओपन मार्केट में वैसे भी कोई 80-81 करोड़ फैमिलीज को 5 किलो मिलता है महीने का अनाज। तो ये मुझे समझ से किसी की भी समझ से बाहर है। एक उसमें जो एक्सप्लेनेशन आ रहा था ये आ रहा था कि शायद कुछ डिप्लोमेटिक रीजन से कि कंट्री आए इंडिया से रिक्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओबलाइज करे, बट ये तो फ्री मार्केट डायनेमिक्स को डिस्टॉर्ट करने की बात होती है। और मुझे लगता है एक्सपोर्ट मार्केट जो मैच्योर हुआ था, इंडिया के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा था, उसको भी दिखाने की बात है। तो ये एक्सेसिव स्टॉक लिमिट रखने के पीछे कोई बहुत जस्टिफिकेशन नहीं। इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ये तो मतलब ठीक है, अगर 15-17 मिलियन टन की ज़रूरत है तो चलो आप 10-20-25%, 50% आप एडिशनल, 3 गुना 300%। एफिशिएंसी हम लोगों को पता है एफसीआई की, बाहर पड़ा था भीगता रहता है अनाज, मान दो खराब भी होता है। तो ये क्यों, मतलब इसका लॉजिक सिर्फ ये कि कोई आएगा हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको देंगे, डिप्लोमेटिक रीजन? नीरज जी, इसमें तीनों चीजें हैं। एक तो हायर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है इनका जो रखने का है, वो पर यूनिट कॉस्ट दुनिया के हिसाब से लगाएंगे तो हायर साइड जाता है। नंबर 2, पुराने मेथड से स्टोर करते हैं, जो फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट होने वाला जो कंसेप्ट चल रहा है वो अभी भी लार्जली स्टॉक्स पे चल रहा है, तो उसकी वजह से पुराना स्टॉक खराब भी होता है। और तीसरा ये है कि जो सब्सिडी का डिफरेंस है वो इतना मार्केट को डिस्टार्ट करता है, और एक्सेसिव स्टोरेज के पीछे कोई जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आता है कि अपना एक्सपोर्ट मार्केट खराब कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं, अनाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो मार्केट डायनेमिक्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। आप हायर कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो एफसीआई की कोई 39 रुपये पड़ रही है जाके राइस पे, तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है 25-26 रुपये, और जो है इकोनॉमिक कॉस्ट एफसीआई की, इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये नेशन अननेसेसरी बेयर कर रहा है। तो जो पैसा आपका जो बेसिक पहला पॉइंट था वो तो ठीक बात है कि आपने टाइम से रिलीज कर दिया है, बाद में करेंगे तो एफसीआई का और कॉस्ट आएगा, लेकिन इतना कॉस्ट एफसीआई को उठाने की जरूरत क्या? अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर ही उसको पैसा पे करना पड़ रहा है। तो ये जी खान साहब, एक चीज़ और बताइए, अब ये धान की फसल आने वाली है जी, पहले से इतना माल बना रखा है, तो कैसे इसको रिलीज करें, कैसे बेचेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? अरे भाई, बीच में क्या हुआ है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया तो पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया। जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता था वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 99% पाकिस्तान का एडवांटेज आ गया।
अब आपको पाकिस्तान से भी सस्ते रेट में मार्केट को डालना पड़ेगा, तब एक्सपोर्ट मार्केट जो है पिकअप करेगी। अब नया जो फ्रेश स्टॉक आएगा उसको खरीदने के लिए फिर मारामारी होगी। तो मुझे लगता है 2000 और 2001 और 2 का अगर सिचुएशन याद करें तो सड़कों के किनारे जो स्टॉक रखा गया था उस टाइम पे, तो दोनों चीजें इसमें डिफिकल्टी आ रही हैं कि अभी जो विजडम प्रिवेल करेगी वो ये करेगी कि जिस भी प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट राइस पिकअप कर रही हो या डोमेस्टिक जो व्यापारी हैं वो पिकअप करें, उस प्राइस पे निकाल देना चाहिए। क्या हुआ, एफसीआई ने रिलीज करना चाहा 1 लाख टन मुश्किल से उठा, जबकि टारगेट था 4-5 मिलियन टन को उठाने का। तो हमें लगता है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देन दी प्राइस पर केजी। तो इस समय नीरज जी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को क्विक डिसीजन लेना चाहिए। जैसा पहला स्टेप अच्छा किया, पैसा रिलीज किया, लेकिन दूसरा स्टेप एफसीआई से कहें जिस भी पैसे पे मार्केट उठती है, आपका स्टॉक निकलता है, कम से कम 10 मिलियन टन निकालना जरूरी है। नहीं तो ये जो खरीदारी अभी करनी पड़ जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत मारामारी होगी। तो ये तो सीधे सीधे सर एफिशिएंसी का सवाल है, वेस्ट ऑफ मनी है, और प्राइसिंग को भी आप एक तरीके से सप्रेस करके रखे हुए हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक आखिरी क्वेश्चन, इसके जिम्मेदार मंत्री शिवराज जी होंगे मेरे ख्याल में? नहीं, इसमें है प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जो, तो आप लोगों ने उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया कि भाई इतना क्यों? मुझे लगता है इसमें लार्जर क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली चारों मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उनका रोल होता है। फूड एंड सिविल सप्लाई जो प्रहलाद जोशी जी के पास है, फिर कॉमर्स मिनिस्टर गोयल साहब हैं आपके, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फिर फिनांस मिनिस्ट्री। लेकिन जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, कंज्यूमर अफेयर्स है एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन 3 का मेन रोल होता है। लेकिन फिनांस मिनिस्ट्री और अल्टीमेटली तो पीएमओ से होता है, क्योंकि बड़े जो डिसीजंस हैं। लेकिन हमें लगता है, और एक एक्सटेंडेड तरीके मान ले तो मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो इनिशिएटिव इसमें लेना है कि इस टाइम फूड सेक्रेटरी एंड कंज्यूमर सेक्रेटरी को इनको बैठना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ में, और जरूरत पड़ेगी तो इनको, आपका डिस्कशन आज का अच्छा है कि अगर इसका भी कोई फुटेज देखेगा अगर कोई न्यूज, तो मुझे लगता है कि सेंसिटाइजेशन जरूरी है जी। सेक्रेटरी के साथ बैठ के इनको क्विक डिसीजन लेना है कि स्टॉक खाली करें, ताकि कॉस्ट ऑफ कैरिंग बचे, और जो फ्रेश स्टॉक अभी खरीदना है 2 महीने के बाद में, उस पर भी कम से कम इसको तैयार हो। और एक्सपोर्ट को इस टाइम पे जो भी कंट्री लेना चाह रही है, इस टाइम पे प्राइवेट ट्रेड 100% ओपन कर देना चाहिए, न व्हाइट, न ब्रोकन, न बासमती, न सादा। जी सर, ऑल काइंड। तो बेसिकली फूड चेन मैनेजमेंट कह लीजिए इसको आप, या फूड स्टोरेज मैनेजमेंट कह लीजिए, और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एफसीआई को डील करने हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री जो भी आपने बताई 3-4 बैठे हैं, उस पर तो बाकायदा काम होनी चाहिए। ज़रूरत से बफर से 3 गुना स्टॉक, हर 6 महीने बाद फसल आ रही है, प्राइसिंग आपके फेवर में है, तो मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सारी चर्चा पे शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी फैसला ले, क्योंकि फसल आने वाली है अक्टूबर से, तो उसको रखेंगे भी कहाँ, जगह भी तो चाहिए। फिलहाल आज इस शो में इतना ही, बहुत छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद देखिए आप फ्यूचर एक्सप्रेस।